आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी क्लास 9 का, जिसका शीर्षक है गुली डंडा। गुली डंडा एक खेल है, जैसे क्रिकेट हो गया, खो-खो हो गया, वॉलीबॉल हो गया। उसी प्रकार से गुली डंडा भी एक खेल है जो पहले के लोग खेलते थे और आज भी लोग खेलते हैं। तो गुली डंडा जो इसका शीर्षक है, उसके लेखक है प्रेमचंद जी। गुली डंडा के लेखक प्रेमचंद जी, और प्रेमचंद जी का देखिए परिचय में आता है लेखक परिचय और कवि परिचय। तो आप अभी से थोड़ा लेखक परिचय, कवि परिचय का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जैसे गुली डंडा का लेखक है प्रेमचंद जी, इनका जन्म हुआ है 31 जुलाई 1880 यानी 1880। 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर जन्म हुआ था? वो स्थान है यूपी में, एक बनारस जिला है जो धार्मिक स्थल भी है। तो उस बनारस जिला के एक लम्ही गांव में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। प्रेमचंद जी बहुत अच्छे लेखककार, उपन्यासकार कहे जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं जो लोग बहुत शौक से पढ़ते हैं। जैसे उनकी रचनाएं दो चार मैं नाम रखता हूँ। जैसे उनकी रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, गबन, नर्मदा और बहुत सारे रचनाएं, कफन इन्होंने लिखा है। प्रेमचंद जी की जो भाषा थी वो अपना खड़ी हिंदी भाषा थी। खड़ी भाषा हिंदी का प्रयोग प्रेमचंद जी ने किए हैं। और प्रेमचंद जी का लिखा हुआ ही रचना एक है अपना गुली डंडा। तो गुली डंडा जो होता है बहुत ही एक प्राचीन काल का खेल है। अब आप यदि मान लीजिए नहीं जानते होंगे तो थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ कि गुली डंडा सभी खेलों को राजा कहा जाता है। अब बोलेंगे कि क्रिकेट में इतना होता है, फुटबॉल में होता है, ये होता है, तो लेकिन गुली डंडा को ही खेलों का राजा क्यों कहा जाता है? तो लेखक का कहना है कि गुली डंडा खेल में आपको फाइनेंशियल यानी आर्थिक खर्च नहीं है। चार लड़के मिल गए, छोटा सा भी ग्राउंड में चले गए और एक पेड़ का टहनी तोड़ लिए, एक टहनी अपना एक हाथ का कर लेते हैं और उसका गुली एक बीते का रखते हैं। पेड़ से तोड़े, गुली डंडा बन गया। और उसी गुली डंडा के डंडा से छोटा सा एक पतला सा गड्ढा खोद लिए और खोदने के बाद गुली डंडा का खेल शुरू हो गया। गुली डंडा में कभी लेखक ने इसीलिए कहा है कि खेलों का राजा है, क्योंकि इसको सभी वर्ग के, गरीब से लेकर के अमीर तक सभी बच्चे खेलते हैं। और इस खेल में आपको एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेलते हैं, लेखक ने तुलना किया है क्रिकेट से, फुटबॉल से। तो लेखक कहता है कि जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट बहुत महंगा खेल होता है, क्योंकि क्रिकेट के लिए आपको बहुत बड़ा मैदान चाहिए। चलिए वो तो मिल गया। इसके बाद क्रिकेट का जो खेलने का हथियार होता है वो बहुत महंगे होते हैं और वो सभी लोग इसको खरीद करके खेल नहीं सकते हैं। इसलिए गुली डंडा जो है, गुली डंडा का आनंद सभी लोग लेते हैं।
देखेंगे गुल्ली डंडा का खेल गाँवों में अक्सर ज़्यादा खेला जाता है। छोटे छोटे बच्चों के साथ छोटे छोटे बच्चे अपना खेल में लीन हो जाते हैं। और खेल क्या है, एक हमारे शरीर को फिटनेस देता है, मनोरंजन देता है। तो आपको फिटनेस के लिए भी गुल्ली डंडा का खेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेखक ने यही गुल्ली डंडा पर आपको प्रकाश डाला है कि गुल्ली डंडा जो है इतना सस्ता खेल है जिसको सभी लोग खेलते हैं। अक्सर गुल्ली डंडा का खेल लड़कपन यानी बचपना में लोग बहुत खेलते हैं और इस खेल का आनंद लेते हैं। तो लेखक हमारे प्रेमचंद जी ने एक गुल्ली डंडा का ये जिक्र इसमें किए हैं। तो अभी मान लीजिए हम लोग पहले पढ़े थे कविता यानी वो पद्य भाग था, और आज हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं गद्य भाग। गद्य भाग मतलब गद्यांश यानी एक निबंध है जो गुल्ली डंडा खेल पर प्रकाश डाला हुआ है। तो आपको मैं उस समय बताया था कि कविता का जो है प्रश्न व्याख्या कैसे करेंगे। आज मैं आपको ये बताता हूं कि गद्य का प्रश्न व्याख्या कैसे करते हैं। तो गद्य का आप देखिएगा, गद्यांश का कोई भी 4 या 5 पंक्ति जो बुक के अंदर रहता है उसको पेपर में दे दिया जाता है और उस 4-5 पंक्तियों को पढ़ करके आपको उसका अर्थ लिखना रहता है। किसी किसी बुक में मान लीजिए पीछे में भी दिया रहता है एक्सरसाइज में, किसी में नहीं भी दिया रहता है। तो आपको कविता का तो थोड़ा बहुत पंक्ति आप समझ भी जाते हैं, लेकिन गद्यांश की पंक्ति को समझना बहुत कठिन होता है, क्योंकि गद्यांश की पंक्तियां जो होती है वो पूरे लेसन के बीच से कहीं से भी उठा करके आपको 5-6 पंक्ति दे देता है। तो आपको पता ही नहीं चलता है कि ये किस पाठ की पंक्तियां हैं, इसके लेखक कौन है। जब तक आप उस पाठ को पकड़ेंगे नहीं तब तक प्रश्न व्याख्या आप नहीं लिख पाएंगे। तो मैं आपको आज बताता हूं गद्यांश का प्रश्न व्याख्या, यानी गद्यांश का सप्रश्न व्याख्या बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। बोलते हैं कि कविता का तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है सर, लेकिन गद्यांश का नहीं आ पाता। तो आप जैसे कविता का लिखना जान गए हैं, ठीक उसी प्रकार से गद्यांश का भी सप्रश्न व्याख्या आपको लिखना है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग उसमें लिखते थे पहले संदर्भ, ये आपका हो गया संदर्भ। अब आप संदर्भ में क्या लिखेंगे इस चीज को मैं पद्यांश में भी बताया था, आज गद्यांश में भी बता देता हूं। तो संदर्भ में आपको लिखना है मात्र पाठ का नाम और लेखक का नाम। उसमें कवि का नाम लिखते थे, ये भी आपको ध्यान देना पड़ता है। कभी कभी आप कवि और लेखक में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं, तो लिखना शुरू कर देते हैं। कवि कहता है कि वही कविता वाला पंक्ति याद रहती है, वही लिख देते हैं। कवि कहता है कि आगे शुरू कर देते हैं, तो उसमें आपको दिक्कतें आ जाएगी, क्योंकि आपको यही नहीं समझ में आता है कि हम गद्यांश का लिख रहे हैं कि पद्यांश का। आपको पहले दिमाग में ये बात रखनी पड़ेगी कि हम आज गद्यांश का सप्रश्न व्याख्या कर रहे हैं। तो गद्यांश का सप्रश्न व्याख्या करते वक्त आपको कवि कहता है कि लिखना है, उसमें लिखना है कि लेखक कहता है।
यानी जो गद्यांश होता है उसके रचयिता को लेखक कहते हैं, और जो कविता लिखते हैं पद्यांश उसको कवि कहते हैं। तो अब हमको संदर्भ में लिखना है, तो संदर्भ में जैसे पाठ का नाम है जैसे 1.2, ये भी ऐसे भी नहीं लिखना है, ये भी गलत हो जाएगा। 1.2 कुछ नहीं होता है। 1.2 आपको लिखना है गुली डंडा, गुली डंडा, ये आपका पाठ का नाम हो गया। अब इसको लिखने के लिए आपको मैं उसमें बताया था वही चीज इसमें भी है। आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से ली गई है और इसके हिंदी से ली गई है और यह गुली डंडा पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रेमचंद है। अब लेखक का नाम आपको डालना है प्रेमचंद। तो ये दो चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पाठ का नाम और लेखक का नाम। यदि आप पाठ का नाम और लेखक का नाम अच्छे से लिख दिए हैं, सही से लिखे हैं, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आप निश्चिंत होकर के आप 1 नंबर अपना आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग, आप प्रसंग में आपको लिखना है कि वो जो हमारे पेपर में 4-5 पंक्तियां दिया हुआ है उसको आप 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से पढ़िए, और पढ़ने के बाद आपको उसका भाव अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आप 2-4 बार जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये गुली डंडा पाठ का है और गुली डंडा जो खेल है उसी से जुड़ा हुआ ये बात उसमें लिखा हुआ है। क्योंकि प्रश्न करने के लिए आपको और बनाने की जरूरत है, पेपर में छपाई हुआ है, आप उसको प्रेम से पढ़िए और पढ़ करके पकड़िए। तो प्रसंग में जैसे मान लीजिए लिख देंगे कि अब यहाँ लिखेंगे कि लेखक कहता है, लेखक कहता है कि, यहाँ यदि आप कवि कहता है यदि लिख दीजिए तो आपका पूरा प्रश्न कट जाएगा नंबर और 0 नंबर मिल जाएगा। वहीं पर आपका दिमाग का पता लग जाएगा कॉपी के माध्यम से कि आपको अभी तक ये पता नहीं है कि हम यहाँ लेखक लिखेगी कवि लिखे, तो उसमें आपको 0 मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे कि लेखक कहता है कि, लेखक शब्द को आप गद्यांश में जरूर प्रयोग करिएगा। अब इसमें आप देखिए प्रसंग, तो प्रसंग लेखक क्या चीज का डाला है, मान लीजिए लिख दीजिए कि गुली डंडा, गुली डंडा खेल, ये खेल है, गुली डंडा खेल के बारे में वर्णन किया, बस किया है। अब ये बात आपको कहां से मिलेगा, तो ये प्रश्न का जो मैटर है आपको 5-4 पंक्ति जो दिया हुआ है पेपर में आपको वहीं से मिलेगा, और उसी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको प्रसंग का अर्थ यानी उस 6 पंक्तियों का अर्थ दिमाग में आ जाएगी और उसी को 1 लाइन में लिखना है। तो आपने संदर्भ जान लिया, प्रसंग जान गए। अब आइए होता है तीसरा नंबर पे अर्थ। अर्थ होता है, तो अर्थ जो होता है वही 4 पंक्तियों में है। अब उसका हम लोग विस्तृत से लिखेंगे, माने उसको
उसका भावार्थ को अच्छे से पढ़ करके अपने शब्दों में ढालिए और फिर अपने शब्दों में ढालकर उसको लिखना प्रारंभ करिए। तो आपको उस 4 पंक्तियों का अर्थ आपको ये अर्थ में लिखना है। और ऐसा नहीं, बहुत सारे लड़के लोग क्या करते हैं कि वो 4 पंक्ति या 5 पंक्ति है और अर्थ में बोलते हैं इसी को उतार लेते हैं पेपर से देख करके। तो आपने तो उतार लिया पेपर से देख करके और आपने ये लिखा प्रसंग, संदर्भ भी लिख दिया, प्रसंग भी लिख दिया, तो आपको 2 नंबर दोनों सही है, मिल जाएगा। लेकिन आप यदि अपनी भाषा को और अपने दिमाग को प्रयोग नहीं किए हैं और वही 5 पंक्तियां यदि आपने उतार दिया अर्थ में, तो फिर आपको जीरो मिल जाएगा। इसलिए आप उसी शब्दों को अपने दिमाग में बैठा करके लिखना है और विस्तृत रूप से अर्थ को लिखना है। अर्थ वही 5 पंक्तियां उतना ही का लिखना है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत लंबा चौड़ा लिखना है। तो अर्थ 2 नंबर का होता है, लेकिन आप पेपर को देख के उतार दिए तो आपका वही जीरो में अटक जाएगा। विशेष, विशेष जो होता है अभी 9th में आपके लिए अलग है। विशेष जो है, विशेष में आप लिखते क्या है आप देखिए। विशेष में लिखते हैं कवि का, सॉरी लेखक का भाषा शैली, उसकी भाषा शैली कैसी है, उस चीज को लेखक के भाषा शैली के बारे में हम लोग एक गद्यांश है, तो हम लोग उसकी भाषा शैली को लिखेंगे। तो आप लिख सकते हैं विशेष में कि इस पंक्ति की भाषा शैली सरल और सुबोध है। ये आपको विशेष में लिखना है। विशेष में एक लाइन नहीं लिखना है कि इस पंक्ति की भाषा सरल और सुबोध है। इसके बाद लिखिए एक लाइन और कि यह खड़ी हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। ये आपको विशेष में 2 लाइन 2 पॉइंट देना है। और ये आप इस पैटर्न से देखिए, 8th में 7th में आप जो भी पैटर्न पढ़े हैं अच्छी बात है, लेकिन 9th 10th का जो पैटर्न है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का, तो इसी पैटर्न में आपको 9th में भी रहेगा और 10th में भी रहेगा। ऐसा नहीं है 9th और 10th का जो पैटर्न होता है, पैटर्न को समझिए। और आप बोलेंगे कि सर पैटर्न क्या है, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि क्वेश्चन जो मॉडल क्वेश्चन जो पेपर बनता है उसका एक पैटर्न होता है। ऐसा नहीं कि एक ही पार्ट से 10 तो क्वेश्चन 5 तो दे दिए और बाकी चैप्टर को नहीं दिए, केवल क्वेश्चन आंसर ही दे दिए, तो इसको पैटर्न नहीं बोलते हैं। प्रश्न पत्र का पैटर्न अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल हिंदी का जो दिया है वैसा देता है कि पहले 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 5 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, फिर 5 आपको मल्टीपल चॉइस रहेंगे, सही विकल्प चुनो, फिर मैच द फॉलोइंग रहेगा 5 नंबर का, इसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन आंसर रहेंगे, फिर 3 नंबर का रहेंगे, फिर 4 नंबर का रहेंगे, फिर 5 नंबर का भी क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन है। इसके बाद आपको गद्य का प्रसंग व्याख्या रहेगा, पद्य का प्रसंग व्याख्या रहेगा। इसके बाद आइए तो आपको लेखक परिचय रहेगा, कवि परिचय रहेगा। इसके आगे बढ़िए तो आवेदन पत्र रहेगा, निबंध रहेगा, फिर अपठित गद्यांश
गद्यांश रहेगा। तो ये होता है क्वेश्चन का पैटर्न, और आपको 9th में इसी पैटर्न में उत्तर लिखना है। ऐसा नहीं कि एक्सप्लेनेशन से पूरा भर दिया गया बाकी कुछ दिया ही नहीं गया, ऐसा नहीं होता है। इसी को बोलते हैं पैटर्न। तो अभी आपने देखा कि गद्यांश का सप्रसंग व्याख्या में वही संदर्भ, प्रसंग, अर्थ और विशेष, यानी आपके लिए महत्वपूर्ण चीज ये है। और ये बहुत जब तक पढ़ेंगे 9th 10th 11th 12th कॉलेज में भी जाएंगे तो आपको थोड़ा पैटर्न आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन लिखना इसी पैटर्न से अभी है। तो ये आज हम लोग गुल्ली डंडा का गद्यांश यानी का प्रसंग व्याख्या जाने। इसका थोड़ा बहुत देखिए, जैसे आपका ये है शब्दार्थ, शुद्धि माने याद होता है, सलूक माने व्यवहार होता है, जीत मतलब मौज होता है, पदना मतलब दाव देना, समझ जा रहे हैं आप, पदाना मतलब दाव लेना। माने ये गुल्ली डंडा खेल का पूरा वर्णन लेखक ने किया। और गुल्ली डंडा आज के माने 50 साल पहले भी था और आज भी है, क्योंकि गुल्ली डंडा ही ऐसा एक खेल है, लेखक का कहना है कि गुल्ली डंडा ही एक ऐसा खेल है जो सभी खेलों का राजा माना गया है, क्योंकि इसमें खर्च कम है, इसमें पैसे नहीं लगते हैं, और 4 लड़के 2 लड़के भी मिलकर के इस खेल को कहीं भी गली मोहल्ले में भी खेला जा सकता है। बाकी खेल को देखिए, बहुत महंगे खेल हैं। वॉलीबॉल खेलना है तो नेट लाइए जी, बॉल लाइए, 2 ठो पिलर बनाइए, फिर 10 दिन बाद नेट फट जाएगा, फिर दोबारा लाइए, तो खर्चा है, फिर खर्चा है तो महंगा है। तो इसीलिए प्रेमचंद जी ने बहुत माने सुंदर और सटीक, और आपको खेलने से जो लाभ मिल रहा है तो गुल्ली डंडा में भी मिलेगा, और आपका वॉलीबॉल और क्रिकेट फुटबॉल में भी मिलेगा। तो इसीलिए गुल्ली डंडा को सस्ता होने के कारण इसको सभी खेलों का राजा माना गया है। ये हमारे प्रेमचंद जी का कथन है, और हमारे प्रेमचंद जी ने इसी गुल्ली डंडा खेल के माध्यम से आप जैसे खेलते खेलते झगड़ा करते हैं कि नहीं तुम पा दो, नहीं तुम दाव दो, तुम दाव दो, आपस में जो नोक-झोंक बच्चों में होती है वो होते रहता है। लेखक 20 साल बाद भी अपने गांव को जाता है तो इसी खेल को आज भी बच्चों को खेलते हुए देखता है तो उसके अंदर एक अलग तरह का आनंदित, अलग तरह का एक उमंग उसके मन में होता है। इसीलिए कवि प्रेमचंद जी ने गुल्ली डंडा खेल का वर्णन किया है। अब ये आपके नंबर पे मैंने इसका प्रश्न उत्तर और इसके बाद ये संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एक लिख करके आपके व्हाट्सएप में मैं भेज दे रहा हूँ, उसको आप आराम से पढ़िए। मैं यहाँ समझा भी दिया प्रसंग, अर्थ और विशेष का, शब्दार्थ भी थोड़ा बहुत आपके सामने है, और प्रसंग व्याख्या कैसे लिखेंगे उसका भी आपको लिखा हुआ 4 पंक्तियों का, 5 पंक्तियों का कैसे हम संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या करेंगे उसको आपके पास मैं भेज दे रहा हूँ। उसको पढ़िए, कॉपी बनाइए और लिखिए।